हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पिछली वीडियो से मैंने इस सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज के कुछ सब कैटेगरीज और सारी चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होती हैं सारी चीज़ें और किस तरीके से वो चीज़ों को निकाला जाता है, एक्सकवेट किया जाता है। एक्सकवेट करने का मतलब जो खोज करके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं किस तरीके से चीज़ों को निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि ये सारी चीज़ें कितने साल पुरानी होती है, वो किस तरीके से जाना जाता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजी क्या कहती है? आर्कियोलॉजी कहती है टू डिग द ओल्ड माउंट्स एंड टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द मटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल। तो बेसिकली डिग द ओल्ड माउंट मतलब माउंट क्या होता है? माउंट में अभी आगे बताऊंगा क्या होता है, बस अभी इतना समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा लैंड है, उसके ऊपर अगर कोई उभरी हुई चीज, कोई सरफेस से ऊंची चीज है जो मिट्टी की लेयर से ढकी हुई है, उसको हम माउंट्स कहते हैं। उसको खोदा जाता है, एक्सकवेट किया जाता है, उसको निकालने के बाद उस चीज को देखा जाता है, फिर उससे आइडेंटिफाई करके ये अजम्पशन लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी होती है। चीज कितनी पुरानी है उसके लिए हम क्या करते हैं? सो देयर इज अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन। एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो उसको एग्जामिन करते हैं और उससे ये पता करते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। तो उसके क्या मेथड्स होते हैं देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग, पॉलन एनालिसिस और डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ये थोड़े साइंटिफिक वर्ड्स हिस्ट्री में कैसे आ गए, तो देखिए मैं ज्यादा मतलब साइंटिफिक चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेथड बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो देखिए पहला आता है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है? कोई भी मटेरियल है, कोई भी एविडेंस है, जब वो मिलता है वो कितने टाइम पुराना है ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी देखी जाती है। कार्बन जितना ज्यादा क्वांटिटी में उसके अंदर होगा वो उतने ही टाइम पीरियड पुराना होगा। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली कार्बन डेटिंग। अब इसमें कार्बन आइसोटॉप होता है, कार्बन 14 हम उसको बोलते हैं। तो वो थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इसको इतना समझ लीजिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कार्बन 14 होता है जो मिलता है, एक आइसोटॉप होता है जो किसी भी एविडेंस में जब वो मिलता है तो उसके अंदर कार्बन की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होती है उतना ही पुराना वो होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो चीज मिली है, कोई भी चीज अगर हमें मिलती है वो कितनी पुरानी है। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई फॉसिल फ्यूल हो सकता है, कोई पुराना पेड़ दबा हुआ मिल सकता है, या वैसे तो ऐसी चीजें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन मान लीजिए कोई डेड बॉडी, कोई कबर हो गई जिसके अंदर हड्डियां पड़ी हुई पाई गई हैं, तो ऐसी चीजों से कार्बन को हम चेक करते हैं कि कार्बन कितना पुराना है। उसके बाद आता है हमारा पॉलन एनालिसिस। पॉलन एनालिसिस क्या होता है? पॉलन एनालिसिस किया जाता है बेसिकली हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जो पुराना कोई पेड़ होता है या कोई पुराना पौधा होता है, तो उससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें हम टेस्ट करते हैं कि कोई मान लीजिए कोई पुराना पेड़ है जो खत्म हो चुका है, उसका फॉसिल मिला हुआ है पुराना दबा हुआ, उसको निकालेंगे, देखेंगे कितना पुराना है। क्या होता है ना कि देखिए सालों लगते हैं किसी भी, हमारी जो लैंड है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में क्या कहते हैं कि लैंड जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। देर इज इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चेंजेस की वजह से, जिसको हम एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस लेयर्स भी कहते हैं और चेंजेस भी कहते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारी लैंड में वो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो ये जितने भी एविडेंस पाए गए ये लाखों करोड़ों साल पुराने एविडेंस है। तो लाखों करोड़ों सालों में लैंड बदली, फिर उसके ऊपर लेयर चढ़ गई, फिर मैग्मा निकल आया। तो इस तरीके से जो चेंजेस आते रहते हैं, तो इन चेंजेस के बाद जब ये चीजें खोद के निकाली जाती हैं, कहीं से एविडेंस चेक किया जाता है, जो खोद के निकाली जाती है तो उसमें ये सारे पॉलन एनालिसिस किए जाते हैं। तो जो पॉलन एनालिसिस है वो बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर के बारे में बताया था कि एग्रीकल्चर 8,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इन सारी चीजों से पॉलन एनालिसिस करके, यानी कि बेसिकली ये हम सारे किससे करते हैं? पेड़ पौधे, प्लांट, इन चीजों से पॉलन एनालिसिस करा जाता है, उनसे चेक करके। उसके बाद आता है हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है देखिए, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है हमारा जो पेड़ होते हैं उस पेड़ के अंदर की रिंग्स काउंट की जाती है। अब ये रिंग्स क्या होती है एक बार मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ, बाकी तो आपको ऊपर आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है इसमें, ये देख रहे हैं आप, जैसे पेड़ ऊपर आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये पेड़ है, इस पेड़ के अंदर की काफी सारी ऐसे रिंग्स होती हैं, ये इस तरीके से आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, पर मैंने ड्रॉ करके भी बना दिया है। तो ये रिंग्स जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा पेड़ की लाइफ पुरानी बताई जाती है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, डेड पेड़ या कोई जिंदा पेड़, क्योंकि पेड़ है वो तो कई सालों सालों पुराने होते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजों का एविडेंस हमें मिलता है, चीजें मिलती हैं। तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ के अंदर की जो रिंग्स होती हैं वो जितनी ज्यादा पुरानी होगी, पेड़ को जैसे कहते हैं ना, ये पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है इस तरीके से, उसको काट दिया, काटने का लिटाया, तो उसके अंदर के हम रिंग्स चेक करते हैं। तो वो जो रिंग्स होती हैं वो कितनी सारी मिलेंगी, जितनी ज्यादा होंगी उसी से टाइम पीरियड का पता चलता है कि वो कितने टाइम पुराना है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी।
तो बेसिकली वैसे तो हमारा आर्कियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी में से बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये तो मैंने बताया साइंटिफिक रीजन के किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ये पता लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी है, वो ये साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं। 1 2 3 रेडियोकार्बन डेटिंग, पॉलन एनालिसिस और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हम डेट्स के बारे में। तो ये तो हमने पढ़ा, साइंटिफिक एग्जामिनेशन था हमारा। अब हम पढ़ेंगे डेट्स के बारे में। डेट्स के बारे में एनसीईआरटी बुक्स में भी काफी कुछ दिया हुआ है वैसे तो डेट्स तो सिंपल आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो है बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डोमिनी, ये हमारा एक डेट स्ट्रक्चर होता है। ये 0 की डेट होती है। ये जो कैलेंडर है हम इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। और ये जो 0 डेट है ये जीसस बर्थ की डेट है, जिस दिन पैदा हुआ था, तो उसी दिन से ये डेट हमारी स्टार्ट होती है। एक 180 280 करते करते आज हमारा 2023 चल रहा है। और उसके बाद ये नेगेटिव में जाती है, जैसे हमारी नंबर लाइंस होती है 0 के बाद -1 -2 -3 इधर 1 2 3 4 6, तो हमारा जो है पीछे से चला चला आ रहा है। तो ये एक सवाल होता है बच्चों का कि सर डेट जो है 0 से क्यों स्टार्ट हुई थी, पहले से क्यों नहीं स्टार्ट हुई थी। तो जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये बेसिकली जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी के। तो जो ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में आए थे, सब लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। हर धर्म का अलग अलग कैलेंडर होता है, इस्लामिक कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, ठीक है ना, सब धर्मों के अलग कैलेंडर होते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर होता है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये उसी ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में यूज किया गया था, तो तब से वही कैलेंडर यूज होता आ रहा है। तो इसलिए डेट्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी डेट के अकॉर्डिंग चलते चले आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये कैलेंडर को फॉलो करते हैं और इसी कैलेंडर को हमने एक स्ट्रक्चर वे में बना दिया है। तो इसलिए हम 0 से जीसस क्राइस्ट के टाइम से, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को ही वो लोग मानते थे, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से ही उन लोगों ने सोचा कि दुनिया बसती है, वो अपने गॉड के हिसाब से चलता है। हर कोई सोचता है ना जिस धर्म का होता है कि जिसमें उसके गॉड का जन्म हुआ था तभी से दुनिया शुरू हुई है, तो तभी से उनका मानना था। इसलिए उन्होंने 0 टाइम पीरियड के हिसाब से कैलेंडर इसको बनाया, इसको पाताल लोक में डाल दिया गया इस टाइम पीरियड को। तो जिसमें हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हमारे ऋग्वेद, सामवेद, ये सारी जो जितने भी इवेंट्स थे वो सारे पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है डेट्स के ऊपर, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी वीडियो, आप वहां से देख सकते हो वो वीडियो। ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो हमारे इंडिया में हुई थी। तो वो है पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ गुड्स एंड शिप्स, एग्रीकल्चर, यानी डोमेस्टिकेशन यानी कि जो बकरी होती है, बकरी और जो भेड़ होते हैं जिनका लालन पालन किया जाता है, उनको पाला जाता है, उसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। और एग्रीकल्चर, तो उसका एविडेंस निकाला गया था 8,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था। वो अब हम आने वाली वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर। उसके बाद आता है आयरन एज अ मेटल केम इन रेगुलर यूज फ्रॉम अबाउट 1600 बीसी के अराउंड, हमें आयरन का यूज करना स्टार्ट किया था। रॉक पेंटिंग्स, जो 12,000 पुरानी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे भीमबेटका वगैरह में हमने देखी थी। उसके अलावा आता है हमारा टूल्स एंड रिमेन्स फाउंड इन कश्मीर, कश्मीर में हमारे कुछ एविडेंस पाए जाते हैं, यानी औजार वगैरह। और नर्मदा वैली में हमारा ह्यूमन एक्टिविटी 2 मिलियन ईयर्स अगो, जो ये हमारे जो ये स्टोन एज वगैरह टाइम पीरियड के जो लोग थे, जब वो सारी चीजें ये हमारे हो गए हमारे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो इंडिया की डिस्कवरीज हैं। अब हमारा जो मेन आता है आर्कियोलॉजिकल में, जो हमारा पहला टॉपिक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था ना, मैंने बताया था कॉइन्स और उसके अलावा मॉन्यूमेंट्स, तो सारी चीजें। तो अभी मैं इसमें सिर्फ मॉन्यूमेंट्स को कवर करूंगा, फिर अगली कुछ वीडियो में 2 3 टॉपिक लेके मैं वीडियो में कवर करता चलूंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं मॉन्यूमेंट्स से। तो मॉन्यूमेंट्स हमारा एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस माना जाता है। अब मॉन्यूमेंट से तो हमें सारी चीजें पता चलती है, पुराने जमाने के मंदिर हो गए, फोर्ट हो गए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपने देखा होगा रेड फोर्ट है, मुगल टाइम पीरियड का, कुतुब मीनार है, तो ये उसी टाइम पीरियड के बने हुए मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड के। तो मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, टेम्पल्स, स्तूपास, विहार्स, रॉक कट केव्स हो गए, पिलर्स हो गए, जैसे अशोकन पिलर के बारे में मैं बात करता हूँ। मटेरियल कल्चर, इनसे क्या पता चलता है, हमें उस दौरान के कल्चर के बारे में पता चलता है, सिटी के बारे में पता चलता है कि अर्बन कल्चर था या रूरल कल्चर था, यानी गांव का था या शहरी था। और ये सारा 5,000 साल पुराना कल्चर था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारी चीजों को एक्सवेट किया जाता था। मिलती कैसी थी, एक्सवेट करके। जो अभी माउंट्स की बात कर रहा था ना, अब हम उसकी बात करेंगे। सो द मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन्स लाइज बरीड इन दी माउंट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये जो सारी चीजें थी, ये बेसिकली क्या है कि देखिए, अगर आज की बात करें दिल्ली जैसे शहरों में, जो बड़े शहर है उनमें, तो अगर मैं मुगल्स टाइम पीरियड की बात करूं तो वो सारे मॉन्यूमेंट्स तो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो हजारों साल पुराने एविडेंस है, जैसे हमने हरप्पन साइट एक हमें मिली थी जब हम रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, पंजाब में कभी था, वो आने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो जो साइट्स होती हैं किस तरीके से फाउंड की जाती है। तो माउंट्स क्या होते हैं, तो देखिए मैं वो बता देता हूँ। तो माउंट्स बेसिकली होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा लैंड है, ये हमारा कोई बिल्डिंग मान लीजिए, ये कोई कवर मान लीजिए,
तो उसके ऊपर इस तरीके से ये लेयर्स बन के ये पूरा कवर हो जाता है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हमारा बन जाता है लेयर चढ़ के इसके ऊपर। तो जब हमें दिखता है कि सरफेस के ऊपर ये चीज उभरी हुई है, ऊंची है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको या तो इस तरीके से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक्सकवेट किया जाता है, खोदा जाता है, उसको निकाला जाता है लेयर्स टू लेयर्स। तो लेयर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस फोर्सेस होती है हमारी अर्थ में, जो कंटिन्यूसली हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर को बदलती रहती है। हवा, पानी, बरसात, ये सारी चीजें क्या करती है, टेम्परेचर अगर पत्थर पे भी पड़ेगा तो पत्थर को भी काट देती है। तो वो जो बदलाव हमारी धरती में होता रहता है लाखों करोड़ों साल, ज्योग्राफी में आप लोग ये चीज पढ़ सकते हैं। तो उसमें जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो उसमें यही होता है कि कोई पुरानी एविडेंस है जो इस तरीके से उसके अंदर दब जाती हैं चीजें। तो दबने के बाद क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि उन चीजों को खोदना, डिगिंग करना, डिगिंग यानी कि खोदना उन चीजों को। तो दो तरीके से किया जाता है, या तो वो इस तरीके से करेंगे, उसको ऐसे लेयर टू लेयर उतारते चले जाएंगे, या फिर इस तरीके से खोदते चले जाएंगे, इस तरीके से। तो जिस तरीके से खोदो और इस तरीके से उन एविडेंस को निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पुरानी कोई बरियल साइट होगी, जैसे साउथ इंडिया में बरियल साइट्स के एविडेंस ज्यादा मिले थे और नॉर्थ इंडिया में हमें किताबों के एविडेंस ज्यादा मिले थे, जैसे ऋग्वेद वगैरह के बारे में। तो इस तरीके से हमारे एक्सकवेट करके हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है, और ये सारी चीजें इस तरीके से निकाली जाती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया, किस तरीके से चीजों को निकाला जाता है, ढूंढा जाता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कुछ कॉइन्स के बारे में और सील्स के बारे में, ठीक है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया। आज अपने थोड़ा सा एक तो आर्कियोलॉजी के बारे में बताया, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।